नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचेणमोयारो सौवपावपणाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी अपनी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है। अच्छी जीवन शैली से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जिसकी जीवन शैली अच्छी नहीं होती उसका व्यक्तित्व बिगड़ जाता है। हर व्यक्ति की जीवन शैली के पीछे दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एक है उसका स्वभाव और दूसरा कारण है उसकी आदत। स्वभाव व्यक्ति के जीवन में जन्मजात होता है और आदतें वो धीरे धीरे सीखता है। हम मनोविज्ञान की भाषा में विचार करें तो व्यक्ति के जन्मांतरों के संस्कार उसके स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं। हेरिडिटी हमारे स्वभाव का निर्धारण करता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है और जिसका जो स्वभाव होता है वो उसी की तरह जीता है। स्वभाव आंतरिक होता है, लेकिन हमारे स्वभाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आदत। आदत को मनुष्य सीखता है, ग्रहण करता है, जन्म लेने के बाद अंगीकार करता है। हर व्यक्ति के जीवन की अपनी अपनी आदत होती है, अलग अलग आदत होती है। कुछ अच्छी आदत भी होती है और कुछ बुरी आदतें भी होती है, लेकिन ये आदत हमारे जीवन को बहुत गहराई तक प्रभावित करते हैं। अच्छी हो या बुरी, दोनों प्रकार की आदतें हमें प्रभावित करती है। आदत का असर क्या पड़ता है, मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा वकील था।
जो अपने जीवन में कभी कोई केस नहीं हारा। और जब भी कोई केस होता, कोई जटिल प्रसंग आता, तो वो अपने कोट के ऊपरी बटन को घुमाता। बटन क्या घूमता, उसका दिमाग घूम जाता और फट से दिमाग में कोई बात उभरती और वो ऐसा तर्क और पक्ष प्रस्तुत करता कि हारा हुआ केस भी जीत जाता। एक बार ऐसे ही कोई बड़ा जटिल केस था। केस के संदर्भ में वो आर्गुमेंट कर रहा था। प्रतिपक्षी वकील उसके आर्गुमेंट के आगे हतप्रभ था। उसने कहा कोई भी तर्क देखो, ये तर्क काट देता है। लेकिन तभी उसने उसकी प्रवृत्तियों को देखा तो पाया कि जब भी कोई जटिल प्रसंग आता है, ये अपने ऊपर के बटन को घुमाता है। बस क्या था, बात उसने पकड़ ली। बहस अधूरी रही, अगली डेट पड़ी। उसने उसके धोबी से सेटिंग बनाई और ऊपर का बटन गोल करा दिया। कोर्ट में बहस चालू हुई और जैसे ही वो बहस अपने क्लाइमेक्स पर पहुंची, प्रतिवादी वकील ने अपना प्रखर तर्क दिया और उस तर्क के उत्तर तलाशने के क्रम में अपने आदत के अनुसार जैसे ही वो कोर्ट के बटन पर हाथ डाला, बटन गोल, उसका दिमाग घूम गया। दिमाग में जो बातें उभर रही थी वो भी गोल। अरे ये बटन कहाँ चला गया, ये बटन कहाँ चला गया, ये बटन कहाँ चला गया। बटन गया या न गया, उसके दिमाग की बातें चले गई और वो आदमी जिंदगी का पहला केस हारा केवल अपनी आदत की वजह से। ये आदत का प्रभाव है। तो समझिए, स्वभाव और आदत दोनों चीजें हैं। स्वभाव में हम क्या कर सकते हैं और आदत में हम क्या कर सकते हैं, दोनों चीजों को पहले समझें। स्वभाव आंतरिक होता, आदत बाहरी होती। स्वभाव जन्मजात होता है, आदतें हम जन्म के बाद सीखते हैं। स्वभाव का संबंध हमारी वृत्ति से है, आदत का संबंध हमारी प्रवृत्तियों से। वृत्ति यानी मनोवृत्ति, हमारे भीतर की मनोवृत्ति है आदत। स्वभाव तथा हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो हमारा व्यवहार है, वो हमारी आदतों से होता है। क्या किया जा सकता है? स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, पर उसमें निखार लाया जा सकता है। और आदतों को बदला भी जा सकता है, उसे सुधारा भी जा सकता है। क्या करे? धर्म कहता अपने स्वभाव को निखारो और आदत को सुधारो। क्या ये संभव है? हां, संभव है। स्वभाव में निखार लाना भी संभव है और आदत में सुधार लाना भी संभव है। कैसे करे अपने स्वभाव में निखार और कैसे लाए अपने आदत में सुधार? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां जितने व्यक्ति बैठे हैं, सबकी कोई ना कोई आदत तो होगी, है कि नहीं है? ऐसा एक भी व्यक्ति है जिसकी कोई आदत ना हो? है? कोई आदत नहीं, अच्छी हो या बुरी हो, कोई ना कोई आदत तो होगी। अच्छी आदत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं कहता, पर आपको लगता है कि मेरी कोई बुरी आदत है? बोलिए, है? ऐसा एक भी व्यक्ति सभा में बैठा है जिसकी कोई बुरी आदत ना हो? थोड़ा हाथ उठाएं। बुरी आदत एक भी नहीं है।
कई प्रकार की आदतें होती है। देखो मैं आपको बोलता हूं, नशा करने की आदत, लड़ाई झगड़ा करने की आदत, चुगलखोरी की आदत, बीच में बोलने की आदत, शिकायतें करने की आदत, टोका टाकी करने की आदत, ये सब अच्छी आदतें हैं क्या? है कि नहीं? अब बोलो, एक भी व्यक्ति हाथ उठाए कि मेरे अंदर ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। एक बहन जी उठा रही है दोनों हाथ, बहुत अच्छी बात। कोई ऐसी बुरी आदत नहीं, ऐसे लोग विरले मिलते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई आदत होती ही है। मैं दोनों विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा, आदत के विषय में भी और स्वभाव के विषय में भी। कोई ना कोई आदत हर मनुष्य के जीवन में बनी हुई है और वो आदत उसे बुरी तरह प्रभावित करती है। लोग कहते हैं व्यक्ति गुलाम होता है, मुझे नहीं मालूम। गुलाम, व्यक्ति का गुलाम कोई नहीं होता, आदतों का गुलाम जरूर होता है। आदत मनुष्य को गुलाम बनाती है। गुलाम में कोई आदत हो या ना हो, पर आदत के गुलाम की हालत बहुत खराब होती है। तुम्हारे अंदर की ये आदत ही तुम्हारी गुलामी है। लोग कहते हैं बीबी का गुलाम है ना। एक बार एक सज्जन बैठे, वो बहुत बीड़ी पीता था। उससे पूछा, भैया हमसे कहा गया महाराज इसकी बीड़ी छुड़वा दो। धर्म पत्नी बगल में बैठी थी, उसी ने कहा महाराज इनकी बीड़ी छुड़वा दीजिए। मैं जैसे ही उसकी तरफ देखा तो कहा महाराज इसको छोड़ सकता हूं, बीड़ी नहीं छोड़ सकता। बीवी छोड़ सकते हैं, बीड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। ये आदत है जो इस आदत को व्यक्ति कभी छोड़ नहीं पाता। बहुत खतरनाक बातें हैं। चलिए, ये आदत बनती कैसे है, इस आदत का उत्स क्या है, और फिर इस आदत में परिवर्तन कैसे लाया जाए, आज कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। आज की 4 बातें सबसे आखिरी में करूंगा। है तो बात वही, लेकिन पहले अपने आदत को देखो। मनोविज्ञान की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो आदत की 4 स्तर होते हैं। हमारी जो भी प्रवृत्तियां बनती है वो 4 स्तर की होती है। पहला है चेतन योग्य, दूसरा है अवचेतन अयोग्य, फिर तीसरा है चेतन अयोग्य और चौथा है अवचेतन योग्य। चेतन अयोग्य, अवचेतन योग्य, अवचेतन योग्य और अवचेतन अयोग्य। ये हमारे अंदर की जो भी वृत्तियां बनती है, प्रवृत्तियां बनती है, उभरती है, उनके 4 स्तर हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे ने अपने से थोड़े बड़े बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखा। वो साइकिल के और उसके मन में एक आकर्षण मात्र उत्पन्न हुआ। देखा, आकर्षण उत्पन्न हुआ, ये चेतन योग्य परिणति है। मन में साइकिल चलाने की इच्छा उत्पन्न हुई, वह अवचेतन अयोग्य अवस्था है। और उस इच्छा से प्रेरित होकर साइकिल चलाना सीखना शुरू किया, ये चेतन योग्य परिणति है। और साइकिल सीख जाने के बाद हाथ छोड़कर साइकिल चलाना शुरू कर दिया, बातें करते हुए साइकिल चलाना शुरू कर दिया, ये अवचेतन
अयोग्य स्थिति। हम कोई भी चीज को जब शुरुआत करते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में आकर्षण होता है, आकर्षण के बाद रुचि जगती है, रुचि जगने के बाद उससे प्रगाढ़ता होती है, और प्रगाढ़ता आने के बाद हम उसके आदी हो जाते हैं, जो कब हमारे साथ जुड़ती है कब छूटती है पता ही नहीं चलता। तो ये आदत एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे व्यक्ति अबुद्धि पूर्वक करता है, अवचेतन अयोग्य। साइकिल चला रहे हैं, हाथ छोड़कर चला रहे, बातें करते हुए चला रहे। शुरुआत में जब पहली बार साइकिल चलाते किसी को देखा तो मात्र देखा था, फिर उसके बाद उसे चलाने की इच्छा हुई, फिर सीखे, गिरते पड़ते चलाए, और अब जब सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं। आदत की शुरुआत ऐसे ही होती है, एकाएक व्यक्ति किसी आदत का शिकार नहीं होता। शुरुआत उसके प्रति आकर्षण से होता है, आकर्षण के बाद उसके प्रति रुचि जगती है, और रुचि जगने के बाद उसमें प्रगाढ़ता आती है, तब व्यक्ति उसका आदी बनता है। आदत को सुधारना चाहते हैं तो पहला प्रयास तो ये करे कि मेरे जीवन में कोई नई आदत पनपे ही ना, गंदी आदत। और जैसे ही कोई गंदी बात, कोई बुरी बात मन को प्रभावित करे, आकर्षित करे, वहीं ब्रेक लगाना शुरू करिए। आप देखिए, एक व्यक्ति धूम्रपान करता है, धूम्रपान करने वालों की स्थिति क्या होती? कोई पेट से तो धूम्रपान करना नहीं सीखा। किसी व्यक्ति को धूम्रपान करते देखकर उसके मन में धूम्रपान करने की इच्छा भर प्रकट होती है, और रोज रोज करके देख करके वो धूम्रपान करना शुरू करता है। और पहली बार जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसे जोर की खांसी आती है, तकलीफ भी होती है। होती है? क्या बात है? हाँ? है ना? खुद के ही एक्सपीरियंस से सब बातें नहीं कही जाती। लेकिन पहली बार धूम्रपान करने वाले को जोर से खांसी आती है। उस खांसी की घड़ी में वो सावधान हो जाए तो उसका छूटना बहुत सरल है। लेकिन उस खांसी के आने के बाद भी जो दोबारा धूम्रपान करने को उत्साहित होता है, तो धीरे 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 वो उसका आदी हो जाता है, और जब पूरी तरह से एडिक्ट हो जाता है उसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। होता है कि नहीं? शुरुआत में यदि रोक दिए तो रोकना सरल है, आगे बढ़ जाने के बाद उसे छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। लोग गुलाम बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, उसके बिना छूटे ही नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा जो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, सब कुछ है, गुरुओं के आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन कोई एक खोटी आदत लग गई तो छूटना बहुत मुश्किल होता है। आदत का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, वैसी प्रवृत्तियां व्यक्ति की बन जाती है। ये आदत है। आदत मनुष्य को किस तरीके से प्रभावित करती है, कैसे हमें दासता का शिकार बना देती है। एक व्यक्ति ने एक हाथी को देखा, भीमकाय हाथी, और देखा तो देखता क्या है, पतली सी रस्सी से उसके पैर बांधे। भीमकाय हाथी पतली सी रस्सी से उसका पैर बंधा। देख करके सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देने में समर्थ ये हाथी इस पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा है। उसने महावत से कहा कि भैया ये मूर्खता क्या कर रहे हो, इस हाथी को तो मोटी सांकल से बांधो,
तुम पतली सी रस्सी से बांधे हुए हो, एक झटके में हाथी तोड़ेगा और उपद्रव खड़ा कर देगा। महावत ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, ये हाथी कहीं नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले ये तोड़ देगा, रस्सी पतली है। बोले नहीं तोड़ेगा, और सब तोड़ सकता है, ये रस्सी नहीं तोड़ेगा। बोले कैसे? उसने कहा इसकी आदत हो गई। क्यों इसकी आदत हो गई? आदत कैसे पड़ी? बोला ये जब छोटा था तब हम इसके पांव में यही रस्सी बांधते थे। उस समय रस्सी इसके हिसाब से मोटी थी, इसकी शक्ति अल्प थी, और यह अपने पांव से उस रस्सी को तोड़ने का यत्न किया करता था। रोज रोज यत्न करता, इसकी रस्सी टूटती नहीं थी। कई दिन ऐसे बीत गए तो इसने सोचा ये रस्सी अब टूट नहीं सकती। इसका परिणाम यह है कि अब ये रस्सी को तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। हम पतली से रस्सी से इसे बांधे हुए हैं, इसको मालूम है ये रस्सी टूटेगी नहीं। बंधुओं, तुम भी एक हाथी की तरह हो। तुम्हारे पांव एक रस्सी से बंधी है, बहुत हल्की सी रस्सी, वो आदत की रस्सी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते, एक झटके में टूट सकती है आदत की रस्सी, यदि तुम्हारे मन में संकल्प जग जाए। आदत का निर्माण 4 कारणों से होता है, और आदतों से मुक्ति के लिए भी 4 बातें हैं। आदत आपके जीवन में बनती, कोई भी आदत। पहला कारण संगति, आज के युग में संगति। दूसरा कारण शिक्षा संस्थान। तीसरा कारण है आज का ये मीडिया जो आपकी आदतों का निर्माण कर रहा है। संगति, शिक्षा संस्थान, मीडिया, और चौथा कारण है घर परिवार का वातावरण। आदत में जो कुछ भी कारण है वो सब बाहरी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। आप कैसे लोगों की संगति में रहते हैं, जैसे की संगति में रहोगे वैसी आदत बनेगी। अच्छे लोगों की संगति में रहने वालों की अच्छे आदत आती है, अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं, और बुरे लोगों की संगति में रहने वालों की आदतें खराब हो जाती है, होती है। कौन किस सोसाइटी में रहता है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है। हम देखते हैं कि नहीं, समाज के सभ्य और संस्कारित लोगों के मध्य रहने वाले लोगों की बोल चाल, वाणी, व्यवहार सब अच्छी होती है, और जो गलत लोगों के साथ रहते हैं उनकी प्रवृत्तियां गलत होती है। आप देखते हैं, आज अपनी आदत पर अंकुश रखना चाहते हो तो अपनी संगति का ध्यान रखो। गलत संगति गलत आदत का निर्माण करती है। तुम अपने बच्चों की आदतों पर चिंता करते हो, देखो कि तुम्हारे बच्चे की संगति कैसी, फिर तुम्हारे घर का वातावरण कैसा है। एक व्यक्ति जिनकी गाली देने की आदत, और उनकी आदत का असर उनके बेटे पर भी पड़ गया। कोई भी बात बोले उस वाक्य का श्री गणेश गाली से हो। समाज का प्रमुख एक दिन मुझसे बात करते करते भी आदत के अनुसार अपशब्द निकल गए। लोगों ने मुझसे पहले भी बोल रखा था कि महाराज इनकी जबान गंदी है। मेरे सामने जब ऐसी बात आई तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा। सबके चले जाने के बाद अकेले में मैंने उनसे कहा कि भाई, तुम समाज के प्रथम पंक्ति के व्यक्ति, समाज के मुखिया कहलाने वाले व्यक्ति,
इतनी स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते हो, ये तो शोभास्पद प्रतीत नहीं होता, तुम्हारे लिए ये तो अच्छी बात नहीं है। और तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारी इस आदत का प्रभाव तुम्हारे बच्चे पे भी पड़ गया, वो भी ऐसी गाली गलौज की भाषा करता है, क्या तुम इसे पसंद करते हो? उस व्यक्ति ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, महाराज क्या करूं, मेरी आदत ऐसी हो गई है और मेरी आदत का कारण मेरा बिजनेस है। बोले, तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी ऐसी खोटी आदत का कारण कैसे बन गया? बोले, महाराज मैं ट्रांसपोर्टर हूं, ट्रक चलता हूं। उनके 150 ट्रक थे, एक दो नहीं, 150 ट्रक। बुंदेलखंड की बात, बोले हम ठेला वालों की यही भाषा है महाराज। बुंदेलखंड में ट्रक ऑनर्स को ठेठ भाषा में ठेला वाले कहते हैं। बोले हम ठेला वालों की यही भाषा। बोले क्यों? बोले महाराज सवेरे से ड्राइवर खलासी के साथ गाली गलौज करनी पड़ती है, वो उसी भाषा को समझते हैं, और उस गाली गलौज करने के कारण मेरी आदत बन गई और अपनी बहन बेटियों के साथ भी गाली गलौज हो जाता है। हम बोले, ये तुम्हारी बहुत बड़ी हार है, तुम गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और खलासी के साथ रहते रहते उसी भाषा के आदी हो गए। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी भाषा का असर तुम्हारे ड्राइवर खलासी पर पड़ना चाहिए, पर उनकी भाषा का असर तुम पर पड़ गया। ये अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। यदि तुम्हारे अंदर जागरूकता होती तो ऐसा कभी नहीं होता। गंदी आदतों में संगति का बड़ा महत्व, पारिवारिक वातावरण का बहुत महत्व। शिक्षण संस्थान आज जितने भी हैं, बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर हैं, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में प्रायः गंदी आदतें ही वहां ज्यादा सिखाई जाती है। मैं ऐसे अनेक लड़कों को जानता हूं जिन्होंने स्कूल टाइम तक कभी कोई खोटा काम नहीं किया, कोई खोटी आदत नहीं रही। कॉलेज में गए, दोस्तों की संगति में रहकर उनके दबाव और प्रेशर में आकर खोटी आदतों के शिकार बन गए। कल एक बहन ने कहा था, 3rd ईयर में पढ़ती, शाम के शंका समाधान में आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे साथ के सारे फ्रेंड्स कहते हैं लाइफ बार बार नहीं मिलता, इसका फुल एंजॉय करना चाहिए, जीवन में सब चीजों का रस लेना चाहिए। और मैंने जब उससे सवाल किया कि ये बताओ, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली 10 लड़कियों में कितनी लड़कियां हैं जो बुरी आदतों की शिकार है? उसने कहा, महाराज पहले तो जितनी थी लगभग सब, और जब से मैंने अपने फ्रेंड्स को चेंज कर दिया, अब मेरी वही फ्रेंड है जो साफ सुथरी है। क्या चरित्र है! आदत कैसे बिगड़ती मैं आपको बताना चाहता हूं। एक संस्कारित परिवार का युवक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया, 12वीं तक बहुत साफ सुथरी जिंदगी जिया। मां बाप ने एक बड़े कॉलेज में उसे दाखिल कराया, इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए वो गया। वहां जाने के बाद दोस्तों की संगति का असर हुआ, दोस्त लोग उसे बार बार प्रेशराइज किए, पहले रैगिंग के नाम पर, फिर धीरे धीरे दोस्ती के नाम पर। माँ बाप ने उसके लिए किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी, जितना चाहा उतना पैसा उसको दिया, और वो धीरे 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 पहले धूम्रपान का आदी बना, फिर हुक्का पीना शुरू किया, और एक बार हुक्के के फ्लेवर में किसी ने कोई ड्रग डाल दिया, वो ड्रग का एडिक्ट हो गया। एक बार उसके अंदर ऐसी आदत आ गई, अब वो उसका दीवाना हो गया था। पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ रह गए। उसने एक संगीन अपराध भी वैसी स्थिति में कर डाला। पिताजी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने उस बेटे को बीच पढ़ाई से छुड़ा करके वापस घर बुलाया। वो लड़का डिप्रेशन का शिकार हो गया। फिर 1-1.5 साल तक उसे सुधारा। सुधारने के बाद वो बेटा कुछ अंशों में सुधरा, लेकिन डिप्रेशन में चला गया था। सोचा शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा, उसकी शादी कर दी, और साल भर के भीतर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। ये आदत का दुष्परिणाम है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की आदत पर ध्यान दो। अगर उसकी खोटी आदत है तो जब तक ऐसी आदत है तब तक उसका जल्दी से विवाह भी मत करो। विवाह करोगे वो खुद भी बर्बाद होगा, पूरे कुनबे को बर्बाद कर देगा। आदत को इग्नोर करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। शिक्षा संस्थान भी गंदी आदतों को प्रोत्साहित करते हैं। चौथी बात, मीडिया के माध्यम से आज जो कुछ भी परोसा जा रहा है उनमें अच्छाइयां कम, बुराइयां ज्यादा है। लोग एक दूसरे को बुराई सिखा रहे हैं और हालत लोगों की बुरी होते जा रही। क्या नहीं सिखाया जाता सुबह से शाम तक? खुलेआम शराब और शबाब। और क्या है? उसे देखने से भी व्यक्ति के अंदर आदत आती है। जिसे देखता है, जो सुनता है, जैसे लोगों के संपर्क में रहता है और जैसा माहौल पाता है, व्यक्ति की वैसी आदत बनने लगती है। इसलिए इनके प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। आदत बहुत खतरनाक। एक चोर था, एक दिन देखा कि एक नट है वो रस्सी पर चल रहा है। हजारों दर्शक देख रहे, तालियां बजा रहे, वो रस्सी पे चल रहा है। और पूरा अपना कर्तव्य दिखाने के बाद लोगों ने पैसे दिए। किसी ने 2 रुपये, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 10 रुपये। 1 घंटे के कर्तव्य के बाद उसे मात्र 2000 रुपया मिला। उस चोर ने कहा, यह आदमी तो बड़े काम का है, ये रस्सी पर चल सकता है, ये हमारे गिरोह में आ जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। चोर ने नट से संपर्क साधा और उससे कहा, भैया एक काम करो, तुम दिन भर में कितना कमाते हो? 1500-2000 रुपया। बोले तुम हमारे साथ आ जाओ, रोज रोज की मजूरी भी छूट जाएगी, महीने में लाखों कमा लोगे। तुम हमारे गिरोह में आओ, हम लोग किसी के घर में जाना होगा, चढ़ेंगे, तुम रस्सी से चढ़ना, हम तुम्हें बताएंगे वहां क्या करना है, जो माल आएगा आधा आधा बांट लेंगे। उसको भी बात पसंद आ गई। एक सेठ के घर के 3री मंजिल में पहुंचकर सेंध मारने का लक्ष्य बनाकर निकले। रस्सी फेंका गया और उससे कहा गया, भैया रस्सी चलाओ, रस्सी पर चढ़ो, तुम जाओ चोरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई नहीं है। और रस्सी के नजदीक गया और खड़ा हो गया। बोला, भाई रस्सी पर जाना है, जाओ, एक घर से दूसरे घर की रस्सी है, उतने बीच में जाना है, तुम जाओ। बोले मैं जा तो सकता हूं पर ऐसे नहीं जा पाऊंगा। बोले अकेले ऐसे रस्सी पर नहीं चल सकता। बोले क्यों? बोले पहले ढोल बजाओ, ढोल बजाओ तब मैं रस्सी पर चल पाऊंगा। चोरों ने अपना सिर पकड़ा, अरे भैया ढोल बजाएंगे तो मोहल्ला जग जाएगा, तो काम कैसे होगा? महाराज कह रहे वो एयरफोन लगा ले। आज का चोर होता तो ऐसे ही कर लेता। ले वो कह रहा ढोल बजाओ, ढोल बजाओ तो उस पार जाऊंगा। अब क्या ये आदत, ऐसी आदत से बाज आना चाहते हो? 4 बातें। आदत में सुधार लाना चाहते हो तो 4 बातों को अपने जीवन में आत्मसात करो। नंबर 1 संकल्प, नंबर 2 सजगता, नंबर 3 सक्रियता और नंबर 4 सत्संगति। आदत को सुधारना चाहते हो, सबसे पहले दृढ़ संकल्प लो। जो मैंने सोच लिया वो नहीं करना तो नहीं करना। संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति। जो मैंने सोच लिया, ठान लिया, तो वो नहीं करना तो नहीं करना। प्रायः गलत आदत के शिकार लोगों का संकल्प बड़ा लचीला होता है। सुबह संकल्प लेते, शाम को तोड़ देते हैं। एक महिला ने अपने बेटे के लिए इशारा करते हुए कहा, महाराज ये सिगरेट पीता है, छुड़वाओ।
मैंने उसकी तरफ देखा, बोला महाराज आज से छोड़ा। बगल में उसका दोस्त खड़ा था, महाराज ये 2500 बार छोड़ चुका। छोड़ा और फिर पकड़ लिया तो कैसे छूटेगा? संकल्प, दृढ़ संकल्प, वज्र संकल्प। ले लिया, नहीं लेना तो नहीं लेना, आज से मैंने संकल्प लिया, छूट जाएगा। संकल्प पक्का होना चाहिए। सर्व संकल्प वशाद भौतिर लघुर भौतिर वा महान। सर्वम संकल्प वशाद भौति। दुनिया में जितने लोग ऊंचाइयों को छुए वे अपने संकल्प के कारण हुए हैं, और जो रसातल में गए हैं वे भी अपने संकल्प के कारण गए। मन में उत्पन्न होने वाले शुभ संकल्पों के बल पर तुम शिखर को छू सकते हो, और तुम्हारे मन का अशुभ संकल्प तुम्हें रसातल में पहुंचा देगा। अच्छे संकल्प जगाओ। संकल्प में वो ताकत है जो वादियों में गुलाब खिला दे। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके जीवन चरित्र को पलटकर देखने की कोशिश करो। वो सब अपने संकल्प के बलबूते पर ही ऊंचाइयों को छूने वाले लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं जिसे अपने संकल्प के बदौलत खत्म ना किया जा सके। आदत तो बहुत दूर की बात है, संकल्प के बल पर अपने स्वभाव में भी निखार लाया जाता है। दिल संकल्प ले लो, मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, पक्का संकल्प, और उसे अपने सबकॉन्शियस में फीड कर दो। बस ये मेरी बॉर्डर लाइन है, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी लिमिट है, मुझे इसे किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करना। संकल्प, वज्र संकल्प। गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे। एक चट्टान सामने दिखी। शिष्य ने चट्टान की ओर इशारा करते हुए पूछा, गुरुदेव इस चट्टान से कठोर क्या है? गुरु कुछ कहे उससे पहले दूसरे शिष्य ने कहा, इस चट्टान से कठोर है लोहा जो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो तभी तीसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव लोहे से भी कठोर है अग्नि जो लोहे को जला देती है। अग्नि की बात आई तो चौथे शिष्य ने कहा, अग्नि से भी कठोर है पानी जो आग को भी बुझा देती है। पांचवा शिष्य कहने ही वाला था कि पानी से भी प्रभावी है वायु जो पानी को भी उड़ा देती है, कि गुरु ने बीच में ही टोकते हुए कहा, सबसे कठोर है मनुष्य का संकल्प जो पानी को भी उड़ा सकता है, हवा को भी रोक सकता है, पानी को भी उड़ा सकता है, अग्नि को भी बुझा सकता है, लोहे को भी गला सकता है और चट्टान को भी फोड़ सकता है। वो है संकल्प। सत्संकल्प अपने हृदय में जगाओ। संकल्प दोनों प्रकार का होता है। कोई व्यक्ति कसम खा ले कि किसी को बर्बाद करके छोड़ेंगे तो बर्बाद भी कर देता है, होता है ना। ये भी एक संकल्प है। खुद को मिटाने का संकल्प, औरों को मिटाने का संकल्प, ये भी संकल्प है। और अच्छे संकल्प भी संकल्प है। जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो तो संकल्प से बंधो। संकल्प तुम्हारे जीवन का सुरक्षा कवच है। दृढ़ संकल्प, खोटे संकल्प नहीं। नहीं तो ऐसा हुआ, वो कहानी याद होगी आपको। एक व्यक्ति बियामान जंगल में भटक कर पहुंचा। एक हरा भरा वृक्ष था, चारों तरफ सूखे वृक्ष थे, एकमात्र हरा भरा वृक्ष था। वो वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचा उसे अपूर्व शांति की अनुभूति हुई। अपूर्व शांति की अनुभूति हुई।
प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कंठ सूख रहे हैं, क्या अच्छा होता कि थोड़ा पानी का प्रबंध होता। इतना सोचा कि उसके पास शीतल पेय आ गए। उसने छक करके पिया। फिर थोड़ी देर में उसे भूख की वेदना सताने लगी। उसने सोचा, जोर की भूख लग रही है, क्या अच्छा होता कि थोड़ा पीने का खाने का प्रबंध होता। सोचना था कि बिल्कुल 56 प्रकार के भोग उसके सामने आ गए। खाया, छक्कर खाया कि फिर उसे नींद सताने लगी। थक कर हालत चूर हो गया हूँ, क्या अच्छा होता थोड़ा सुस्ताने का कोई इंतजाम होता। सोचना ही था कि उसके सामने सेज बिछ गई। वो लेटा कि दिन ढलने को होता हुआ देखा। मन में विचार आया कि दिन ढल रहा है, रात होने को है, भयानक जंगल है, कहीं कोई शेर न आ जाए। सोचा कि सामने से शेर को आता हुआ देखा। सोचा कि सामने से शेर को आता हुआ देखा। शेर को आता देखकर एकदम घबराया और सोचा, शेर आ रहा है, कहीं वो मुझे खा न जाए। शेर आया और उसे खा गया। कहानी अच्छी लगी आपको? ये कहानी किसकी है? किसकी कहानी है? दरअसल वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो साधारण पेड़ नहीं, कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे जाने वाला व्यक्ति जो सोचता वो साकार हो जाता है। उसे इसका पता नहीं था। काश उसे पता होता तो अपने जिस संकल्प से उसने शेर को बुलाया उसी संकल्प से शेर को वापस भगा भी सकता था, लौटा भी सकता था, प्राण रक्षा कर सकता था। तुम अपने दुष्ट संकल्पों से अपने जीवन का सत्यानाश करते हो तो सत संकल्प लेकर जीवन का चरम विकास कर सकते हो। सत संकल्प के धनी बनो, अच्छे संकल्प लो, तय करो ये कार्य मुझे नहीं करना। एक व्यक्ति चेन स्मोकर था और एक दिन वो सिगरेट छोड़ दिया। मुझे मालूम पड़ा, मैंने पूछा क्या बात है भाई? मैंने तुमसे बोला, तुमने संकल्प नहीं लिया, छोड़ा नहीं, अचानक कैसे छूट गया? बोले महाराज एक दिन बहुत गंभीर घटना घट गई, मन में ग्लानि हो गई। क्या हुआ? मेरी 2.5 वर्ष की बच्ची, मैं सिगरेट पी करके उसकी अद्धी फेंका और मेरे फेंकी हुई सिगरेट को उस 2.5 साल की बच्ची ने अपने मुंह से लगाया। महाराज देखते ही मेरे मन में आत्मग्लानि हो गई और मैंने तय कर दिया आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पी सकूंगा, पीऊंगा, और अब सिगरेट छूट गई। यह है संकल्प। सजग रहो, अपने प्रति जागरूक रहो। संकल्प ले लेने मात्र से काम नहीं होगा, संकल्प के साथ जागरूकता भी चाहिए। एक बात और बताता हूं, संस्कार अच्छे होते हैं, गलत संगति से आदतें बिगड़ जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को जगा दिया जाए तो सुधरने में देर नहीं लगती। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो गलत आदतों के शिकार हुए, अच्छे संस्कार थे, संगति से संस्कार हो प्रभावित हुए, गलत आदत के शिकार बने, आत्मा जाग गई, जीवन में परिवर्तन आ गया। सजग बनो, अपने आप के प्रति जागो। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये जागृति, आत्म जागृति तुम्हारे अंदर बनी रहनी चाहिए। ये आत्म जागृति स्वयं के बल पर भी बनती है और औरों की प्रेरणा से भी बनती है। स्वयं के बल पर जिसकी आत्म जागृति बनी रहती है वो कभी गलत आदतों का शिकार नहीं होता, और औरों की प्रेरणा से अगर किसी के अंदर आत्म जागृति प्रकट हो जाती है तो उसके अंदर फिर कोई बुरी आदतें टिक नहीं पाती। जगाओ, आत्मा को जगाओ, जग जाएगा। एक राजा का एक हाथी था, बड़ा प्यारा हाथी, बूढ़ा हो चला था। एक दिन तालाब में स्नान करने के क्रम में वो हाथी दलदल में फंस गया। दलदल में फंसे उस हाथी को देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ।
अनेक उपाय किए गए उस हाथी को निकालने के, पर हाथी नहीं निकला। प्रयास किया गया, हाथी निकला नहीं, दलदल में फंसा है, कैसे निकाले। राजा को चैन नहीं, क्योंकि राजा की आत्मा उस हाथी में बसी थी। राजा उस हाथी को बहुत चाहता था और हाथी ने अपने जीवन काल में राजा को कई बड़े बड़े विजय उपलब्ध कराए थे। राजा चिंता में पड़ गया, क्या करे। कई दिन बीत गए, हाथी दलदल में फंसा है और बूढ़ा और कमजोर भी हो गया। एक दिन उसके पुराने महावत से संपर्क किया गया। वो महावत भी 95 साल का था, जिसने उस हाथी को बचपन से पाला था। और पूछा गया कि इस हाथी को कैसे निकाला जाए, को उपाय बताओ। महावत ने हाथी निकालने वाले सारे उपायों की तरफ देखा और कहा, इस सबको हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं, हाथी को निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमने बोला क्या? बोले हाँ, हाथी को निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो, नगाड़े बजाओ, रणभेरी बजाओ, सेना बुलाओ, युद्ध की भेरी बजाओ। बोले क्या नाटक कर रहे हो? बोले मैं जो कह रहा हूं सो करो, हाथी निकालना है, निकालना है। बोले एकदम सेना बुलाओ, युद्ध की भेरी बजाओ, नगाड़े बजाओ। पहले तो सबको आश्चर्य हुआ, पर जब उसने आत्मविश्वास से लबरेज होकर के कहा कि हाथी को निकालने की जरूरत नहीं है, हाथी खुद ब खुद निकल जाएगा, तुम सेना बुलाओ, नगाड़े बजाओ। राजा ने फरमान जारी किया, सेनाएं सज गई, युद्ध का बिगुल बज गया, नगाड़े बजने लगे। और जब जोरदार नगाड़े बजे तो उस हाथी के भीतर का जवान हाथी जाग गया और पूरी ताकत लगा करके खुद उस दलदल से बाहर निकल कर आ गया। बस आत्म जागरण का बिगुल बजेगा, तुम्हारे भीतर के संस्कार जगेंगे और तुम्हारे मन का हाथी बुरी आदतों के दलदल से पल में निकल जाएगा। अपने आप को जगाओ। संकल्प, सजगता, सक्रियता। जागने के बाद सक्रिय रहो, एकदम अपने आप में देखो, अपनी तरफ देखने की कोशिश करो कि मेरे साथ कोई गलत बातें तो नहीं जुड़ रही। अब एक्टिव बनो, उदासीन मत रहो। उस पूरे परिवेश से अपने आप को बचाने की कोशिश करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहो। ये सक्रियता है। और अंतिम है संगति, सत्संगति। सत्पुरुषों का सानिध्य पाने से, संतों के सानिध्य में आने से व्यक्ति के आदत में जमीन आसमान का अंतर आता है। आदत ही नहीं, ये चारों बातें हमारे स्वभाव को भी बदलती है और ये चारों बातें हमारी आदतों में भी परिवर्तन लाते हैं। ऐसे अनेक लोग हम लोगों के संपर्क में आते हैं। यहाँ जयपुर में भी बहुत से लोग आए, बोले महाराज आपके संपर्क में आने के बाद बहुत बदलाव घटित हुआ। बदलाव घटित हुआ। ये बदलाव बाहरी भी होता है, भीतरी भी होता है। बाहरी बदलाव बहुत सहज है, भीतरी बदलाव बहुत कठिन है। लेकिन भीतर का बदलाव तभी होगा जब सत्पुरुषों के सानिध्य में आने के बाद तुम्हारे भीतर की आत्मा जगेगी। अपने भीतर जागरूकता लाओ, अपने अंदर संकल्प जगाओ। साधु सानिध्य तुम्हारे संकल्प को जगाने का एक निमित्त है, तुम्हारी चेतना को जगाने का एक निमित्त है, तुम्हारी आत्मा को सक्रिय बनाने का एक माध्यम है। संगति के बल पर लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। तुम्हारी वृत्ति भी बदलती है, प्रवृत्ति भी बदलती है, स्वभाव भी बदलता है, आदत भी बदल जाती है। परिवर्तन। आदत में क्या अंतर आया? बोले महाराज आपके सानिध्य में आने के बाद एक नई आदत हो गई। बोले क्या? प्रवचन सुनने की।
प्रवचन सुनने की आदत है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला महाराज आप प्रवचन में आप इस बारे में बोलना। अब बताओ, हमको बोलने आया कि महाराज आपको प्रवचन क्या करना, हम ही को सिखा रहा। ये भी एक आदत है, प्रवचन सुनने की आदत, अच्छी आदत है। लेकिन ये आदत कामयाब तब होगी जब प्रवचन सुनने की आदत को जगाकर बाकी आदतों से बाज आओगे। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ तुमने अपनी आदतों में एक नई आदत को और शुमार कर लिया, प्रवचन सुनने की आदत तो पल गई, पर बाकी जो आदतें थी वो भी अपना स्थान बनाए हुए है। पाया क्या तुमने प्रवचन से, पाया क्या तुमने सानिध्य से? तुम्हें अपना अंतर विश्लेषण करके देखना है, अपनी समीक्षा करके देखनी है कि तुमने क्या पाया। विचार करो, सानिध्य है, सत्संग मतलब क्या? साधुओं के पास आकर के बैठना सत्संग नहीं है, उनके प्रवचन सुनना मात्र सत्संग नहीं है। सत्संग का सच्चा अर्थ है साधु जनों के संसर्ग से अपने जीवन का रंग और ढंग बदल देना। सोच को बदलो। सत्संग से मनुष्य की सोच बदलती है, उसके चिंतन की धारा बदलती है, और चिंतन की धारा बदलते ही व्यक्ति की वृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर आ जाता है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आपको रोज टीवी पर मैं सुनता हूं। दिल्ली से आए थे, उम्र थी 48 साल की। मैं आपको टीवी पर सुनता हूं, सुबह भी सुनता हूं और शाम को भी सुनता हूं। सुबह जिनवानी में आपका प्रवचन सुनता हूं, आपकी 4 बातें मुझे बहुत प्रभावित करती है, और शाम को शंका समाधान भी महाराज मैं नियमित सुनता हूं। मैंने पूछा केवल सुनते हो या और भी कुछ? महाराज वही सुनाने के लिए आपके पास आया हूं। मैंने पूछा केवल सुनते हो या और भी कुछ? बोला महाराज वही सुनाने के लिए आपके पास आया हूं। बोला बोलो। बोले महाराज पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा आता था, श्रीमती साथ में बैठी थी। बोला इससे आप पूछ सकते हो। मुझे बहुत गुस्सा आता था, थोड़ी भी मन की विरुद्ध बात मैं झेल नहीं पाता था। महाराज सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया, मेरी सोच बहुत पॉजिटिव हो गई। आप इनसे पूछ लो। मैंने पत्नी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान दिख रही थी। उसने कहा महाराज मैं क्लब में जाया करता था और मैं रोज शराब पीता था। महाराज आपके संसर्ग में आने के बाद मेरी शराब भी छूट गई। इस शराब के कारण मेरा घर नरक हो रखा था। मेरे माता पिता मुझसे बहुत दुखी रहते थे। मेरी पत्नी भी मुझसे इस बात को लेकर के हमेशा झगड़ती थी, लेकिन मैं शराब छोड़ने को राजी नहीं था। आपके संपर्क और संसर्ग में आने के बाद महाराज अपने आप एक दिन मन में आया, जब आपने दिशा दशा दृष्टि और सृष्टि की बात की, ये संयम धर्म की बात, 10 लक्षण की बात, उसने बोला उस दिन आपने कहा मैंने तय कर लिया अब मुझे अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित करके चलनी है, और मैंने अपनी सारी बुराइयां छोड़ दिया। महाराज अब मन में वैसे भाव भी नहीं आते। दूर बैठकर ऐसे एक दूसरा करने वाला नहीं, तुम्हें खुद बदलना होगा। और जब तक तुम बदलना नहीं चाहोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, साक्षात भगवान भी तुम्हें नहीं बदल सकते। तो अपने आप को बदलने की चेष्टा कीजिए। स्वयं के प्रति संकल्प, सजगता, सक्रियता और संगति, ये चारों बातें अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए। जीवन की धारा कभी बर्बाद नहीं होगी, बिगड़ेगी नहीं। आप सही लक्ष्य की ओर, सही दिशा की ओर बढ़ोगे और अपने जीवन को धन्य कर सकोगे। ध्यान रखना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता हमेशा बना करके रखने की आवश्यकता है। आप सब पूरा इन 4 बातों को आपने सुना, आज तय कीजिए मैं अपने स्वभाव में निखार लाऊंगा, अपने वृत्तियों का उदात्तीकरण करूंगा और अपनी आदतों में सुधार लाऊंगा, बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लूंगा। यदि ऐसा आप करते हैं, निश्चयतः वो जीवन की, भैया शोर नहीं करो, जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसकी आज समाज को
हर व्यक्ति को महती आवश्यकता है। कल आप सबके बीच युगराज जी ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। दिन में 9 दंपतियों के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन। और रात्रि में अब तो संभल जा बहना, इस शीर्षक से आप लोगों को जिस फिल्म का प्रदर्शन कराया गया, मैंने तो देखा नहीं, अपने कक्ष से उसके कुछ शब्द सुने। उस शब्द ने भी मुझे बहुत स्पंदित किया। लेकिन सुबह जब लोगों से बात हुई तो लोगों ने कहा, महाराज ये एक ऐसी पिक्चर है जिसे हर घर में देखना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि हमारी भटकती हुई बहनों में स्थिरता आए। आज भी उनका कार्यक्रम है 2 बजे से 5 बजे तक का जो उनका वर्कशॉप है, जिसे इस जिनवानी चैनल के माध्यम से प्रसार करने, सीधे प्रसारित करने की भी घोषणा की गई है। जो भी दर्शक अपने घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे आज 2 बजे से 5 बजे तक का पूरा समय इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षित कर ले, ताकि आपके घर का चिराग ठीक ढंग से जलता रहे, वह समय में न बुझ पाए, तुम्हारी कोई बेटी न भटक पाए, तुम्हारा कोई बेटा न भटक पाए। मुझे मालूम पड़ा उनकी एक फिल्म तलाक के ऊपर भी है और वो उसे भी प्रदर्शित करना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम को सेट करके अभी बात करते हैं, वो फिल्म भी लोगों को दिखाना चाहिए। यद्यपि आज दूसरा कार्यक्रम भी है, नाटक का कार्यक्रम, वो नाटक का कार्यक्रम भी हो, पर मैं कहता हूँ उस फिल्म को आज दिखाने की बात है। गणेश जी व्यवस्था बनाइए, आज के शंका समाधान के टाइम में मैं चाहूँगा उस फिल्म का प्रदर्शन किया जाए, ताकि लोग देखें और उससे लाभ ले सके। हमारा उद्देश्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने का होना चाहिए और उसे दिखा दिया जाए। अभी युगराज जी से बात करके यदि हो तो उस कार्यक्रम की दोपहर में घोषणा कर दी जाए और लाभ लें। जितने लोग यहाँ हैं वे साक्षात आकर के इस कार्यक्रम को देखें, उनको आनंद आएगा। वस्तुतः समाज की इस पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए इन सब की आवश्यकता है। दोष व्यक्ति का नहीं, दोष वातावरण का है। इस पूरे के पूरे कुएं में भांग पड़ी है, ऐसी स्थिति में संभालना बहुत कठिन होता है, पर हम सब के लिए असंभव नहीं। इस तरह के कार्यक्रम चला करके हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चातुर्मास में जितने भी कार्यक्रम हुए वे सब अपने आप में श्रेष्ठ कार्यक्रम हैं, पर मैं मानता हूँ ये पिछले 2 कार्यक्रम जो इस वर्कशॉप में हुए, मैं समझता हूँ चरित्र निर्माण के लिए सबसे सामयिक और समयोचित कार्यक्रम है। हमें इसे और प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति के हृदय में संस्कारों का शंखनाद हो और वे अपने जीवन का रूपांतरण कर सके। मैं इसी भाव के साथ कि आगे भी इस तरह के आयोजन हर जगह होते रहे, यहाँ की चातुर्मास कमेटी ने तत्परता से इस तरह के आयोजन किए, आप लोग भी ऐसे करते रहे। इसी शुभ भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का नियम, एक खोटी आदत के त्याग करने का संकल्प। तैयार हो? 1 घंटे के प्रवचन में कुछ तो असर हो। हाथ उठाओ। अपनी कोई एक खोटी आदत को त्यागने का संकल्प। महिलाओं में आधे हाथ उठे, क्या बात है, इतनी कमजोर? पूरे हाथ उठाओ, एकदम चुकते दिखने चाहिए। हाँ, संकल्प लीजिए, उसे निभाइए, जीवन की शुरुआत सुधार का लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।